नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर की जो स्थलाकृतियां हैं। अटलांटिक महासागर की जो ओशन बॉटम रिलीफ है उसके संबंध में चर्चा करते हैं इस वीडियो में। और इससे पहले के वीडियो में हमने प्रशांत महासागर की जो स्थलाकृतियां हैं, प्रशांत महासागर के आंतरिक भागों में उसकी सतह पर, उसके नितल पर जो जो स्थलाकृतियां पाई जाती हैं उसके संबंध में हमारा पिछले वीडियो रहा। और इसमें हम अटलांटिक महासागर की जो स्थिति है उसमें कौन कौन सी स्थलाकृतियां जो कि महासागर के जल के आंतरिक भागों में, सतह में जो उसका नितल है उसमें पाई जाती हैं, उसके संबंध में इसमें हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि अटलांटिक महासागर की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। आप इस अटलांटिक महासागर की यदि वर्तमान स्थिति को देखें तो वर्तमान में यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है या दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है या यूरोप आप देख सकते हैं। इसके नीचे भागों में, इसके दक्षिण में अफ्रीका है। इसके बीच में जो अटलांटिक महासागर फैला हुआ है, और अटलांटिक महासागर जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। प्रथम स्थान पर प्रशांत महासागर आता है, उसके पश्चात अटलांटिक महासागर की स्थिति हमारे सामने आती है। तो अटलांटिक महासागर विश्व का, यदि हम बात करें, दूसरा सबसे बड़ा जल स्रोत है, जलीय महासागर के रूप में विद्यमान है। यदि हम उसकी उत्तरी सीमा की बात करें तो अटलांटिक महासागर की जो उत्तरी सीमा है, उत्तरी क्षेत्र है, क्योंकि मनुष्यों के द्वारा इस अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर को बांट दिया गया है। क्योंकि इन महासागरों में इतने विशाल जो संसाधन पाए जाते हैं, स्रोत पाए जाते हैं, रिसोर्स पाए जाते हैं, तो प्रत्येक देश उन पर अपना अधिकार चाहता है कि प्रत्येक देश उनका अधिकार करवे। इसलिए प्रकृति ने तो महासागरों को नहीं बांटा है, परंतु जो मानव है, मानव के द्वारा इसको अलग अलग करने का प्रयास किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप इससे परिचित होंगे कि जो यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है, तो उत्तरी ध्रुव में एक यह इसे आर्कटिक हम वृत्त के नाम से जानते हैं। आर्कटिक महासागर यह क्षेत्र है जो कि महासागरीय क्षेत्र है। इसके यदि आप 66.5 डिग्री लाइन यदि आप यहाँ पर देखें तो यह आर्कटिक वृत्त है। ठीक, यहाँ पर आर्कटिक वृत्त दिख रहा होगा, तो यह जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, तो यह 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ही इस अटलांटिक महासागर की उत्तरी सीमा को निर्धारित करता है। ठीक है। इसके पश्चात यदि हम अटलांटिक महासागर की दक्षिणी सीमा की बात करें तो यह यहाँ पर आप देखें कि यह अंटार्कटिका महाद्वीप है, जो कि विश्व भर जो कि वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। बर्फी सबसे अधिक बर्फ इसी क्षेत्र में पाई जाती है। तो यह जो बर्फी महाद्वीप है, इसके उत्तरी भाग में 66.5 डिग्री आप देख सकते हैं। इसे हम अंटार्कटिका वृत्त कहते हैं। ऊपरी क्षेत्र को आर्कटिक वृत्त कहते हैं और इसका निचला जो भाग है उसे अंटार्कटिका वृत्त कहते हैं। तो अंटार्कटिका वृत्त और आर्कटिक वृत्त इसकी जो कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, इसकी उत्तरी और दक्षिणी सीमा क्रमशः बनाता है। ठीक, तो यह तो बात रही अटलांटिक महासागर की स्थिति की। परंतु अटलांटिक महासागर की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, इस प्रश्न हमारे सामने बहुत महत्वपूर्ण है। इसको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि हमने वैगनर महोदय की थ्योरी पढ़ी थी, वैगनर की थ्योरी में हमने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बारे में पढ़ा था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी। तो उसमें वैगनर ने बताने का प्रयास किया था कि जो दो भाग थे, यानी जो संपूर्ण जो महाद्वीप थे वह एक भूखंड के रूप में बंधे हुए थे, एक भूखंड के रूप में स्थित थे, जैसे उन्होंने पेंजिया नाम दिया था। और पेंजिया के दो भाग थे, और एक था अंगारालैंड और दूसरा था गोंडवानालैंड। तो यदि हम यहाँ पर बात करें तो जो उत्तरी अमेरिका है, तो उत्तरी अमेरिका की जो वर्तमान स्थिति है वह प्राचीन स्थिति नहीं थी। करीब 180 मिलियन वर्ष पहले, तो 180 मिलियन वर्ष पहले स्थिति यह थी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो कि यूरोप महाद्वीप से यहाँ पर सटा हुआ था। ठीक, तो इसके पश्चात 180 मिलियन वर्ष के पश्चात इस यूरोप महाद्वीप, जो कि संपूर्ण रूप से जैसे वैगनर के द्वारा यूरोप महाद्वीप और इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को लॉरेंसिया नाम दिया गया था, अंगारालैंड नाम दिया था। तो उत्तरी अमेरिका जो था वह 180 मिलियन वर्ष पहले इसका पश्चिम दिशा की ओर इसने गति करना प्रारंभ कर दिया। पश्चिम की ओर इसकी गति प्रारंभ हो गई। तो पश्चिम दिशा की ओर जैसा ही मतलब यह भाग बढ़ा तो इससे बहुत ही भ्रंश उत्पन्न हुआ, एक गैप उत्पन्न हुआ। ठीक, उसके पश्चात यदि हम बात करें तो इसके बीच में जो क्षेत्र बन गया, इसे हम उत्तरी अटलांटिक महासागर के रूप में आज वर्तमान में जानते हैं। ठीक, इसके पश्चात यदि हम दक्षिणी अटलांटिक महासागर की बात करें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अफ्रीका है, यहाँ पर उत्तरी दक्षिणी अमेरिका है। तो जो दक्षिणी अमेरिका है वह 120 मिलियन वर्ष पहले की बात है। ठीक, तो 120 मिलियन वर्ष पहले स्थिति यह थी कि जो उत्तरी दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका इस अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। यह जो ब्राजील का तट है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नुकीला तट है। तो यह जो ब्राजील का क्षेत्र है, यह जो यहाँ पर जो गिनी की खाड़ी है, इसमें यदि आप फिट कर दीजिए, दिक्सा फिट की स्थिति बनती है, इससे जुड़ा हुआ था। तो 120 मिलियन वर्ष पहले इसमें यह पश्चिम दिशा की ओर इसने गति करना प्रारंभ कर दिया। और इसके बीच में जो क्षेत्र खुल गया, वहां पर जैसा कि वैगनर के द्वारा कहा गया कि पैंथालासा जो कि महासागर था, उसका जल इस क्षेत्र में भर गया और उसे हम उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक महासागर के रूप में जानते हैं।
तो इस प्रकार से अटलांटिक महासागर की उत्पत्ति हुई। तो चलिए अब हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी स्थलाकृतियां, कौन कौन से रिलीफ, कौन कौन सी नितलीय सतह पर कौन कौन सी स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, उसके विषय में हम चर्चा कर लेते हैं और उनको उनकी लोकेशन इसी मानचित्र पर हम देखने का प्रयास करते हैं ताकि इस सभी चीजें आपको स्पष्ट हो सके। ठीक, तो पहली हमारे सामने सबसे पहली स्थलाकृति आती है, उसे हम कहते हैं मोहरिज। सबसे पहली स्थलाकृति उसे हम कहते हैं मोहरिज। आप देख सकते हैं, आप इसको लिख लीजिएगा तो और अच्छे से आसानी होगी आपको मानचित्र पर लोकेट करने में। तो मोहरिज, मोहरिज की यदि हम स्थिति की बात करें तो यह जो अटलांटिक महासागर है, तो अटलांटिक महासागर में आप देख सकते हैं, यदि आपके पास मानचित्र हो तो आप खोल लीजिए और अच्छे से इसको लोकेट करने का प्रयास कीजिए, परंतु नहीं भी हो तो इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ग्रीनलैंड देश है। ठीक, यहाँ पर आप आइसलैंड देश है। तो आइसलैंड के उत्तरी भाग में यह जो ऊपरी क्षेत्र है, यहाँ पर मोहरिज पाई जाती है। ठीक, मोहरिज, मोहरिज या मुख कटक। तो कटक क्या है, हमारे सामने सबसे पहले यही प्रश्न उठता है, कटक क्या है, रोज रिज क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो महासागर है, तो महासागर के आंतरिक भागों में ज्वालामुखी घटनाएं होती रहती हैं। तो ज्वालामुखी की घटनाओं के माध्यम से जब यहाँ पर ज्वालामुखी का लावा नितल से मतलब पृथ्वी के आंतरिक भागों से बाहर निकलेगा तो यह लावा धीरे धीरे इसी क्षेत्र में जमता जाएगा। तो इससे क्या हो, एक पर्वतनुमा एक स्थलाकृति का निर्माण होगा, उसे हम कहते हैं रिज या कटक। ठीक, तो कटक का निर्माण तभी होता है जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं। तो यहाँ पर स्थिति यही विद्यमान है कि उत्तरी अमेरिकी जो प्लेट है वह इस पश्चिम दिशा की ओर गति कर रही है और यूरोपीय जो प्लेट है वह यूरेशियाई प्लेट है वह इस ओर मतलब पूरब दिशा की ओर गति कर रही है। दो प्लेटें एक दूसरे से क्या कर रही हैं, दूर जा रही हैं। इससे अपसारी प्लेट किनारे का सहारा हो रहा है, इससे रचनात्मक प्लेट किनारे का सहारा हो रहा है। इससे क्या हो, स्थिति उत्पन्न हो रही है, इससे यहाँ पर रिज या कटक का निर्माण हो रहा है। और इसी के सहारे यह हमारे सामने अभी मतलब जो प्रश्न है आता है कि आप स्पष्ट कर दिए, बहुत सी परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि अटलांटिक महासागर का विस्तार क्यों हो रहा है। तो अटलांटिक महासागर का विस्तार इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर रचनात्मक प्लेट किनारा है। यहाँ पर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है, वो ये आप देख सकते हैं। और उत्तरी और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है वह यह पश्चिम दिशा की ओर गति कर रही है और अफ्रीकी प्लेट और यूरोपीय प्लेट या यूरेशियाई प्लेट वह इस पूरब दिशा की ओर गति कर रही है। तो इससे क्या हो रहा है, अपसारी प्लेट किनारे का, रचनात्मक प्लेट किनारे का निर्माण हो रहा है और इसके सहारे ज्वालामुखी की प्रक्रिया इस कटक के सहारे, इस पूरी कटक, यह कटक है संपूर्ण रूप से हम इस संपूर्ण क्षेत्र में क्या हो रही है, ज्वालामुखी प्रक्रिया संपन्न हो रही है। इस संपूर्ण क्षेत्र के माध्यम से इस यहाँ से आप लीजिए, यहाँ से इस क्षेत्र से, और इस क्षेत्र से संपूर्ण क्षेत्र में यह ज्वालामुखी की प्रक्रिया संपन्न हो रही है और ज्वालामुखी का लावा निकल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, इस कटक का निर्माण हो रहा है और अटलांटिक महासागर का विस्तार हो रहा है। और यहाँ पर स्पष्ट करना है, स्पष्ट करने का प्रयास है कि रचनात्मक प्लेट किनारे के सहारे जब दो प्लेटें किनारे एक दूसरे से दूर जाती हैं, दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो जब लावा निकलता है तो उससे नई चट्टान का निर्माण होता है और इससे हम स्पष्ट कर सकते हैं कि अटलांटिक महासागर का विस्तार हो रहा है। और पिछले वीडियो में हमने स्पष्ट करने का प्रयास किया कि प्रशांत महासागर का संकुचन किस प्रकार से हो रहा है। तो यहाँ पर अटलांटिक महासागर का विस्तार हो रहा है, या आप यह संपूर्ण रूप से स्पष्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमने बात की कि रिज की, कटक। तो कटक को हमने बताया कि ज्वालामुखी के माध्यम से जो लावा निकलता है, लावा का जब जम जाता है तो एक पर्वतनुमा स्थलाकृति का निर्माण कर लेता है, तो उसे हम कटक कहते हैं, जो कि हमें अनविजिबल होती है, जो कि हम यहाँ महाद्वीपीय भाग से नहीं देख सकते हैं, वह समुद्र के आंतरिक भागों में, समुद्र के जल के नीचे रहती है। तो सबसे पहले हमारे सामने जो कटक था, जो रिज था, उसे हम कहते हैं जो कि मध्य अटलांटिक महासागरीय कटक है। यह संपूर्ण क्या है, मध्य अटलांटिक महासागरीय कटक है। उसका जो उत्तरी भाग है उसको हम मोहरिज या मोह कटक के नाम से जानते हैं। ठीक, इसे हम मोह कटक के नाम से जानते हैं। और हमारे सामने दूसरी कटक है, दूसरी रिज है, उसे हम कहते हैं, जो दूसरी हमारे सामने है उसे हम कहते हैं जनमायन रिज। जनमायन रिज, आप इसको लिख लीजिएगा। तो जनमायन रिज के लिए हम मानचित्र पर स्थिति की बात करें तो जैसा कि मोह रिज को हमने पहले बताने का प्रयास किया, जो मोह रिज की स्थिति यहाँ पर विद्यमान है, उसके जस्ट नीचे, उसके पैरेलल, ठीक उसी के नीचे क्या है, उसी का जो विस्तार है, मोह रिज का आगे चल का विस्तार, जिसको नाम दे दिया गया है बस, इसी मोह रिज का आगे चल का विस्तार है, उसे जनमायन रिज कहा जाता है। यह इस क्षेत्र में विद्यमान है, यह आइसलैंड तक इसका विस्तार है। तो यह मोह रिज है, यह जनमायन रिज है। ठीक, उसके बाद आगे इस स्थलाकृति की बात करें तो यहाँ पर रेजिन्स रिज है। यहाँ पर जो तीसरी स्थलाकृति है उसे हम कहते हैं रेजिन्स रिज। रेजिन्स रिज की यदि हम स्थिति की बात करें मानचित्र पर, तो यहाँ पर आइसलैंड है। तो आइसलैंड के दक्षिणी भाग में, इस क्षेत्र में, आइसलैंड के दक्षिणी भाग में यह रेजिन्स रिज यहाँ पर शुरू होती है, इतने क्षेत्र तक। ठीक, तो यह जो मोह रिज है, यह जो जनमायन रिज है, और यह
जो रेजिन्स रेज है, यह संपूर्ण रूप से मध्य अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। इसी का क्या है, विस्तार है। आगे चलकर इसको अलग अलग तरीके से नाम दे दिया गया है, परंतु वही जो कटक है उसी का विस्तार, उसी ज्वालामुखी श्रृंखला का, उसी लावे, उसी रचनात्मक प्लेट किनारे का यह हिस्सा है। परंतु यहाँ पर जो आइसलैंड है, तो आइसलैंड एक बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है। एक अपने तो यह बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है। तो यहाँ पर ज्वालामुखी की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो जब मानिए, जब एक बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है, जब एक मतलब कोल्ड क्षेत्र है, वहां पर जब ज्वालामुखी की प्रक्रिया होती होगी, तो ज्वालामुखी के माध्यम से आप जानते हैं कि कितनी गर्म यानी 1000 डिग्री के आसपास जो लावा निकलता है, 1000 डिग्री सेल्सियस उसका गर्म मतलब हॉट होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान होता है। तो इतना अधिक उसे अंगारा निकलता है। तो इससे क्या होता है, जो बर्फ यहाँ की क्षेत्र आइसलैंड में जो बर्फ है वह पिघल जाती है। परंतु यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं कि सूर्य की स्थिति क्या होती है, कभी भी लंबवत नहीं होती है। आप जानते होंगे कि जो सूर्य है वह प्रमुख रूप से जो कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा आप देख सकते हैं, यहाँ पर कर्क रेखा, यह कर्क रेखा है, ठीक, यह देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा से ऊपरी क्षेत्रों में नहीं जा पाता, नहीं 23.5 डिग्री से जो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, उससे ऊपर सूर्य की स्थिति कभी भी लंबवत नहीं रहती है। तो इसलिए यहाँ पर जो ज्वालामुखी का जब लावा निकलता है, तो इस आइसलैंड पर जो बर्फ है वो पिघल जाती है, परंतु पुनः इस क्षेत्र में बर्फ जम जाती है। तो यहाँ पर एक एक बहुत ही सुंदर चित्र बनता है, सुंदर बहुत ही नज़ारे यहाँ पर आइसलैंड में देखने को मिलते हैं। ठीक, उसके बाद हम अपने आगे इस इलाके की बात करें तो इसे हम कहते हैं मिड अटलांटिक रिज, साउथ दक्षिणी मिड अटलांटिक रिज इसे हम कहते हैं। तो दक्षिणी मिड अटलांटिक रिज की यदि हम बात करें तो इसकी जो स्थिति है उसकी, तो यह जो हमने सबसे पहले मोह रिज की बात की, जन्मा रिज की बात की हमने, तीसरी रिज जो कि रेजिन्स रिज है, उसके बाद यह संपूर्ण क्षेत्र, यह संपूर्ण जो कटक है उसे हम दक्षिणी मध्य अटलांटिकी रिज के नाम से इसको हम जानते हैं। इसको अलग से नाम नहीं दिया गया है, परंतु इस संपूर्ण रिज है, यह संपूर्ण जो कटक है वह मध्य अटलांटिक महासागरीय कटक है। ठीक, तो यह इस जो दक्षिणी भाग है तो इसे हम दक्षिणी मध्य अटलांटिकी रिज के नाम से, कटक के नाम से जानते हैं। इसके बाद आगे शिलाकृतियों की बात करते हैं। यहाँ पर जो अगली शिलाकृति है उसे हम कहते हैं रोमांच गैप। तो रोमांच गैप की स्थिति यदि हम बात करें, रोमांच गैप को लोकेट करने का प्रयास करें, तो यह दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र है। तो दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय रिज है, कटक है, तो इसके बीच में क्या होगा, एक डिसकंटिन्यूटी होगी। मान के चलिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपने देखा कि मोह रिज का इस विस्तार यहीं तक था, तो इसके बाद में कौन सी रिज थी, जनमाय रिज। तो जनमाय रिज के बीच में जो खाली एरिया है, जो यहाँ पर स्पेस है ना, तो यही जो क्या है, एक प्रकार से गैप कहते हैं, जैसे गैप कहते हैं। ठीक, यह जो स्थान है इसे हम कहते हैं गैप। उसी प्रकार से यह जो दक्षिणी मध्य अटलांटिकी रिज है उसमें भी इस यहाँ पर इस क्षेत्र में क्या है, एक गैप है, उसे हम कहते हैं रोमांच गैप। यहाँ पर एक गैप है, एक स्थान छूटा हुआ है, तो उसे हम मतलब यहाँ पर ज्वालामुखी प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है इतने, तो इसे हम कहते हैं, इसे हम गैप कहते हैं। तो यहाँ पर इसे हम रोमांच गैप के नाम से जानते हैं, रोमांच गैप। ठीक, उसके बाद हम इस इलाकृति की बात करते हैं, स्पीस सी माउंट। स्पीस सी माउंट है, उसकी जो गहराई है वो है समुद्र सी लेवल से, कितनी गहराई है, 5600 मीटर। तो जो भी शिलाकृति होगी समुद्र के आंतरिक भागों में, उसे हम सी लेवल से नापने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो सी लेवल मतलब इसे हम सी लेवल से नापते हैं, ना कि ओशियन लेवल से। तो यह भी हमारे सामने प्रश्न आता है कि हम किसी भी शिलाकृति को सी लेवल से क्यों मापते हैं, ओशियन लेवल से क्यों नहीं मापते हैं। तो ओशियन एक बड़ा क्षेत्र होता है, ओशियन में बहुत बड़ी 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 ट्रेंच होती हैं, गहराइयाँ होती हैं, तो उससे मापना हमारे लिए एक व्यवहारिक नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए हम सी आप जानते होंगे कि जो समुद्र के जो महाद्वीप है, महाद्वीप के निकट जो क्षेत्र होता है उसे हम सी कहते हैं, समुद्र कहते हैं। तो समुद्र से हम उसकी गहराई मापते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपने देखा स्पीस सी माउंट। स्पीस सी माउंट के यदि हम लोकेट करने का प्रयास करें, इसको हम चित्रण करने का प्रयास करें, स्पीस सी माउंट जिसकी गहराई 5600 मीटर है, तो उसकी स्थिति यहाँ पर अब देखें तो यह जो मध्य अटलांटिक महासागर है, मध्य अटलांटिक कटक है, उसका जो यह पूर्वी विस्तार, इस क्षेत्र में क्या है, इस क्षेत्र में विस्तार, इस मध्य अटलांटिकी कटक का पूर्वी विस्तार ही क्या कहलाता है, स्पीस सी माउंट। यहाँ पर सी माउंट क्या है, सी माउंट यानी समुद्र के अंदर एक पर्वत, जो कि स्पीस सी माउंट जिसे हम कहते हैं। ठीक, यहाँ पर स्पीस सी माउंट की स्थिति विद्यमान है, जो कि अफ्रीका, यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षिणी अमेरिका, इसके मध्य में, इसके जो मध्य अटलांटिक महासागरीय कटक है उसके इसका जो कटक का यह पूर्वी विस्तार ही स्पीस सी माउंट कहलाता है, जिसकी गहराई 5600 मीटर है, यानी 5.5 किलोमीटर के आसपास।
उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे सामने अगली स्थलाकृति है, उसे हम कहते हैं मीटर सी माउंट। मीटर सी माउंट, मीटर, METER, मीटर, मेटा सी माउंट की स्थिति की यदि हम बात करें तो इसी के आगे, यानी जब ये हमने स्पीच सी माउंट को देखा, उसके इसी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में क्या है, इसी क्षेत्र में क्या है, मेटर सी माउंट है। तो मेटर सी माउंट की यदि हम बात करें तो उसकी गहराई 430 मीटर के आसपास इसकी गहराई है मीटर सी माउंट की। ठीक, तो 430 मीटर इसकी गहराई है मेटर सी माउंट की। उसके बाद हम बात करें तो अटलांटिक इंडियन रिज, अटलांटिक इंडियन ओशियन रिज। ठीक, यदि हम इसकी बात करें अटलांटिक इंडियन रिज, ठीक, तो यदि हम इसको मानचित्र पर बताने का प्रयास करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे हम कहते हैं यह जो क्षेत्र है, तो यह जो क्षेत्र है यह 20 डिग्री देशांतर रेखा है। यह क्या है, 20 डिग्री देशांतर रेखा है। यहाँ से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजर रही है। आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं, जो प्रधान मध्याह्न रेखा यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर प्रधान मध्याह्न रेखा लिखा हुआ है। इसके जो पश्चिमी क्षेत्र में 20 डिग्री देशांतर, 20 डिग्री लॉन्गिट्यूड रेखा यहाँ से जाती है। ठीक, यहाँ प्रधान मध्याह्न रेखा है, उसके पश्चिम क्षेत्र में ऐसे हम कहते हैं क्या, 20 डिग्री अटलांटिक ओशियन रिज। ठीक, तो इससे के माध्यम यह देशांतर है, तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ इसके यदि हम पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हिंद महासागर की स्थिति विद्यमान है, और इसके यदि पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर अटलांटिक महासागर की भी स्थिति विद्यमान है। तो मनुष्य के द्वारा, मानव के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा इसको हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर की जो सीमा है उसको बांटने के लिए जो अटलांटिक और इंडियन रिज का निर्माण मतलब बताया गया है कि इस अटलांटिक इंडियन रिज के माध्यम से यहाँ इस क्षेत्र में फैली हुई है इस प्रकार से। तो अटलांटिक इंडियन रिज है वह इसको बांटने का प्रयास करती है, क्योंकि अटलांटिक का भाग है, अटलांटिक महासागर का भाग है या इंडियन महासागर का भाग है, तो दोनों को एक प्रकार से बांटने का इसी के द्वारा कार्य किया जाता है, जो कि 20 डिग्री देशांतर रेखा के रूप में हमारे सामने विद्यमान है। उसके बाद हम बात करें तो हमारे सामने है अगोलहास बेसिन। यहाँ पर आप देख रहे हैं अगोलहास बेसिन, अगोलहास बेसिन। ठीक, तो अगोलहास बेसिन है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा बेसिन क्या है। तो बेसिन एक ऐसा क्षेत्र होता है, एक ऐसा समुद्री क्षेत्र होता है, एक ऐसा जो कि गहराई वाला, जो समुद्र के जल से डूबा हुआ क्षेत्र होता है, जो कि क्या हो, जो हाईलैंड एरिया से घिरा होता हो। तो एक ऐसा समुद्री गहराई वाला क्षेत्र जो कि हाईलैंड यानी महाद्वीपीय क्षेत्र से घिरा होता है, एक उच्च भूमि से घिरा होता है, उसे हम कहते हैं बेसिन। तो यहाँ पर अगोलहास बेसिन हमारे सामने स्थिति, हम अगोलहास बेसिन की स्थिति को लोकेट करने का प्रयास करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगोलहास बेसिन इस क्षेत्र में पाया जाता है। इस दक्षिणी अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में यहाँ पर अगोलहास बेसिन की स्थिति विद्यमान है। ठीक, तो इसके बाद यह जो अगोलहास बेसिन है, तो यहाँ पर अगोलहास बेसिन का जो नाम दिया गया है, अगोलहास बेसिन नाम दिया गया है, वो है अगोलहास बेसिन का नाम अगोलहास, एक यहाँ पर केप है, जैसे आपने सुना होगा केप टाउन। ठीक, तो केप टाउन यहाँ पर जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी भाग है, उसे हम कहते हैं अगोलहास, केप अगोलहास। तो उसी के नाम पर इस क्षेत्र को, इस बेसिन को अगोलहास बेसिन नाम दिया गया है। और यहाँ पर केप ऑफ गुड होप आप देख सकते हैं, केप ऑफ गुड होप भी है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर केप टाउन भी है। तो उसी प्रकार से केप अगोलहास भी यहाँ पर है, और जो कि दक्षिणी भाग है अफ्रीका महाद्वीप का, तो उसी के नाम पर इसे अगोलहास बेसिन नाम दिया गया है। ठीक, तो अगोलहास बेसिन की बात हम बात करें, अगोलहास बेसिन को देखा हमने। यहाँ पर हम बात करें आगे, अगली स्थलाकृति हमारे सामने आती है, उसे हम राइज कहते हैं, केप राइज। तो केप राइज की यदि हम स्थिति बात करें तो राइज, सबसे पहले राइज किसे कहते हैं। तो जैसा कि हमने पहले ही वीडियो में, ओशियनोग्राफी की पहली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि जो हमारी विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां होती है, यदि हम समुद्र के आंतरिक भागों में जाते जाएं तो इस प्रकार की स्थलाकृतियां आपको दिखेगी। तो उस वीडियो में हमने यह समझाने का प्रयास किया था, मान के चलिए यह तट है, यह महाद्वीपीय तट है। तो महाद्वीपीय तट से जैसे जैसे हम मतलब यहाँ पर एक कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप। ठीक, यह महाद्वीपीय क्षेत्र है, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। ठीक, यह महाद्वीप, तो यहाँ से जब उसकी जो महासागर शुरू होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, एक महाद्वीप की जो महासागर है उसकी गहराई एक साथ शुरू नहीं होती कि अचानक से महाद्वीप है, अचानक से महासागर आ जाए, परंतु धीरे धीरे वह क्या होता है, ढलना शुरू होता है, उसका ढलान शुरू होता है। उसके पश्चात इसे हम कहते हैं, यह क्षेत्र इस प्रकार से, उसके बाद यहाँ से ऐसी स्थिति आती है। ठीक, तो इसे हम कहते हैं महाद्वीप मग्न तट, महाद्वीप मग्न तट, क्योंकि यहाँ पर जल भरा होता है। ठीक, उसके बाद यह जो स्लोप होता है महाद्वीपी ढाल कहते हैं इसे। ठीक, इसके बाद जो महाद्वीपी जो ढाल होती है, इस मतलब मग्न तट
तो क्या था, यहाँ पर जो स्लोप था मगध तट का वह बहुत ही जेंटल था, वह वर्टिकल नहीं था, परंतु इसका जो मगध ढाल है उसका जो स्लोप है वह कैसा रहता है, वह वर्टिकल रहता है, वो लंबत रहता है। उसके बाद हम बात करें, यहाँ पर हमने बात की थी मार्जिनल प्लेट्यू की, मार्जिनल प्लेट्यू कॉन्टिनेंटल मार्जिनल प्लेट्यू की बात की थी। उसके बाद हमने बताया था कॉन्टिनेंटल राइज के बारे में, राइज RISE। तो उसी प्रकार से जो राइज की स्थिति है, राइज एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसकी तुलना हम भाबर एरिया से कर सकते हैं, भाबर क्षेत्र से इसकी हम तुलना कर सकते हैं। भाबर, भाबर क्या है, तो जैसा कि हमने भूआकृति विज्ञान में आपको बताया था कि जो कॉन्टिनेंट, जो महाद्वीप है, तो महाद्वीप में यदि हिमालय के क्षेत्र की बात करें तो हिमालय इसका जो फुटहिल का रीजन है, हिमालय का जो गिरिपात क्षेत्र है, गिरिपात क्षेत्र, तो उसे हम कहते हैं भाबर का एरिया। भाबर एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर नदियां उच्च क्षेत्र से जब आती हैं, ऊंचे भागों से जब नदियां निचले भागों में आती हैं, तो क्या करती हैं, उसकी जो ढाल होता है, क्या होता है, अब वह लंबत नहीं होता है जाता, अब वह ढाल कैसा हो जाता है, इस प्रकार से टेढ़ा मेढ़ा, उसका जो ढाल है अब वह समतल हो जाता है। तो ढाल समतल होने से क्या करती हैं नदियां, जो अपने साथ में जो मलबा लाए रहती हैं, जो अवसाद लाए रहती हैं, जो उनके साथ में जो मटेरियल लाए रहती हैं, तो उसको क्या कर देती हैं, इस क्षेत्र में जो जो हिमालय का क्षेत्र है, गिरिपात क्षेत्र कहते हैं जिसे हम, तो उस क्षेत्र में क्या करते हैं, उस भाबर क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, उस क्षेत्र में मटेरियल अपना डिपॉजिट कर देती है, उसमें जमा कर देती है, उसमें स्थानांतरित कर देती हैं। तो इस प्रकार से इसे हम क्या कहते हैं, गिरिपात क्षेत्र के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से स्थिति यहाँ पर विद्यमान है। यदि मान के चलिए इस जो जो यहाँ पर जो तट है, यह तट है, ठीक, तो तट से जब कोई मतलब यहाँ ज्वार भाटे भी आती है, यहाँ पर करंट भी आता है, यहाँ पर भी आती है, तो सुनामी भी आती है यहाँ पर। तो इससे क्या हुआ, इस जो जब यहाँ जो मलबा है यहाँ का, जब यहाँ से जो बहाकर उस मतलब तरंगों के द्वारा यहाँ लाया गया, तो इसके पश्चात यह लाते 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 यहाँ पर इस राइज में क्या करते हैं, डिपॉजिट कर दिया जाता है। ठीक, इस ढाल के सहारे इसको यहाँ पर जमा कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से राइज एक ऐसा, राइज की तुलना हम महासागरीय राइज की तुलना तो हम भाबर क्षेत्र से कर सकते हैं, कॉन्टिनेंट के भाबर क्षेत्र से। ठीक ठीक, अब हम आगे अगली स्थलाकृति की बात करते हैं। तो हमने बात की केप राइज, अगली स्थलाकृति हमारी जो सामने आती है उसे हम कहते हैं केप राइज। ठीक, केप राइज की जो स्थिति है वह यहाँ अफ्रीका महाद्वीप है, तो अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में यहाँ पर केप राइज है। यहाँ पर केप गुड होप है, केप ऑफ गुड होप के उत्तरी भाग में यह केप राइज। ठीक, केप राइज के बाद हमारे सामने जो स्थलाकृति होती है उसे हम कहते हैं केप बेसिन, जिसकी गहराई, केप बेसिन जिसकी गहराई 5457 मीटर है। केप बेसिन की जिसकी गहराई 5457 मीटर है। यदि हम उसकी स्थिति की बात करें तो यहीं पर इसके उत्तरी भाग में, केप राइज के उत्तरी भाग में यहीं पर केप बेसिन की स्थिति विद्यमान है। ठीक ठीक, यहाँ पर केप राइज, यहाँ पर केप बेसिन, यहाँ पर अगुलहास बेसिन। ठीक, उसके बाद हम ऊपरी क्षेत्र और अन्य स्थलाकृति की बात करें तो हमारे सामने अगली स्थलाकृति आती है बालवास रिज। ठीक, बालवास रिज, बालवास रिज की यदि हम बात करें तो बालवास रिज की स्थिति भी वहीं पर विद्यमान है, उसी के उत्तरी भाग में बालवास रिज की स्थिति विद्यमान है। अफ्रीका है, तो अफ्रीका महाद्वीप की उत्तरी तो मतलब पश्चिमी तट है, तो पश्चिमी तट पर यहाँ पर बालवास रिज की स्थिति विद्यमान है, बालवास रिज की स्थिति यहीं पर विद्यमान है। यदि यहाँ पर बात करें तो रिज जो कि हमने बताया था कटक, कटक का निर्माण जब होता है जब ज्वालामुखी की प्रक्रिया के माध्यम से लावा आता है, तो लावा के माध्यम से रिज का निर्माण होता है। यहाँ पर एक छोटी छोटी प्लेट है, छोटी प्लेट क्या कर रही है, इससे क्या कर रही है, दूर जा रही है, छोटी सी प्लेट दूर जा रही है, तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ पर लावा मतलब ज्वालामुखी की प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न होती होगी, इसलिए यहाँ पर रिज का निर्माण हुआ है। तो इसे हम इसे हम इस क्षेत्र से क्या कहते हैं, इसे हम बालवास रिज के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारे सामने जो स्थलाकृति आती है उसे हम कहते हैं अंगोला बेसिन। क्या कहते हैं, अंगोला बेसिन। आप देख रहे हैं कि अंगोला बेसिन। ठीक, तो अंगोला बेसिन की यदि हम स्थिति की बात करें तो अंगोला बेसिन की जो स्थिति है मानचित्र पर वह है इसी के उत्तरी भाग में, इस क्षेत्र में क्या है, अंगोला बेसिन की स्थिति विद्यमान है। अंगोला बेसिन की जो स्थिति है वह इसी क्षेत्र में विद्यमान है, इसी। ठीक, उसके बाद अंगोला बेसिन, जो कि बेसिन हमने बता ही दिया बेसिन किसे कहते हैं, तो बेसिन एक ऐसा क्षेत्र होता है जो कि उच्च भूमि से घिरा हुआ होता है, तो उच्च भूमि से घिरा हुआ क्षेत्र ही बेसिन कहलाता है। तो हमने बात की यहाँ पर अंगोला बेसिन के बारे में कि अंगोला बेसिन की जो स्थिति है वह किस प्रकार से विद्यमान है। ठीक, उसके बाद हम आगे बात करते हैं, जो हमारे सामने अगली स्थलाकृति होती है उसे हम कहते हैं गिनी राइज। जो हमारे सामने अगली स्थलाकृति है उसे हम कहते हैं गिनी राइज। तो गिनी राइज की जो स्थिति है और अगले उसके आगे है गिनी बेसिन। तो गिनी राइज और गिनी बेसिन, गिनी राइज और गिनी बेसिन, गिनी बेसिन की जो गहराई है वह 5212 मीटर है। तो आपने देखा कि जो अफ्रीका है, जो अफ्रीका जो महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप का जो यह जो क्षेत्र पश्चिमी तट है, यहाँ पर एक देश है, यहाँ पर गिनी की खाड़ी है ना, तो गिनी की खाड़ी है, यहाँ पर एक गिनी देश है, तो गिनी के देश के नाम पर यहाँ पर एक गिनी बेसिन है और यहाँ पर एक गिनी राइज है।
गिनी राइज, गिनी बेसिन। ठीक, दोनों की स्थिति यहीं पर तट से लगी हुई, महाद्वीपीय तट से, जो अफ्रीका महाद्वीप का तट है उसी से लगी हुई दोनों की स्थिति विद्यमान है। ठीक, उसके बाद हम अगली शिलाकृति की बात करते हैं, उसे हम कहते हैं सियरा लियोन बेसिन। ठीक, अभी हमने बात की गिनी बेसिन की, अब हम बात करते हैं सियरा लियोन बेसिन की। सियरा लियोन बेसिन, सियरा लियोन बेसिन, तो सियरा लियोन बेसिन, इसे हम क्या कहते हैं, गैब्रो भी कहते हैं। एक मतलब उसको हमने ओशनोग्राफी में उसको आगे पढ़ेंगे, परंतु सियरा लियोन बेसिन की यदि हम स्थिति की बात करें, सियरा लियोन, ठीक, तो सियरा लियोन जो बेसिन है उसकी जो स्थिति है वो है इस यहीं पर अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर, इस क्षेत्र में सियरा लियोन की स्थिति विद्यमान इस क्षेत्र में। ठीक, उसके बाद हम बात करें अगली शिलाकृति की, हमारे सामने आती है, उसे हम कहते हैं केप वर्दी बेसिन। तो केप वर्दी बेसिन जो कि मतलब इसकी गहराई 7,292 मीटर है समुद्र के तल में। ठीक, तो इसकी गहराई 7,292 मीटर है केप वर्दी बेसिन। तो केप वर्दी बेसिन की भी स्थिति भी इसके उत्तर में विद्यमान है, अफ्रीका महाद्वीप से पश्चिमी भाग में, इस यहाँ पर केप वर्दी बेसिन है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कनारी आइलैंड। कनारी आइलैंड हमारे सामने स्थिति आती है, कनारी आइलैंड। ठीक, कनारी आइलैंड की स्थिति यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक कनारी आइलैंड है, कनारी टापू है, जिसे हम, जो कि मतलब जिस प्रकार से आइसलैंड, जहाँ पर आपने आइसलैंड देखा उठा हुआ भाग जो कि हमें विजिबल होता है, जो समुद्र के बाहर भाग में विजिबल होता है, उसी प्रकार से जो कनारी आइलैंड है वह भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है। इस क्षेत्र में कनारी आइलैंड की स्थिति, यहाँ पर अटलांटिक रिज है उसी के पश्चिम भाग में यह कनारी आइलैंड की स्थिति विद्यमान है। ठीक, उसके बाद हम बात करें अजोर्स जिब्राल्टर रिज कटक। ठीक, तो अजोर्स जिब्राल्टर कटक है, रिज है अजोर्स जिब्राल्टर रिज। तो अजोर्स और जिब्राल्टर, तो अजोर्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि पुर्तगाल देश पर इसका कब्जा। अजोर्स एक प्रकार का द्वीप है, अजोर्स एक द्वीपी देश है, एक आइलैंड देश है, जो कि पुर्तगाल देश के अधीन है, पुर्तगाल देश के कब्जे में है। और जिब्राल्टर एक प्रकार से एक मतलब यहाँ भूमध्य सागर है और यह अटलांटिक महासागर है। तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को अलग करने का कार्य जिब्राल्टर के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर जिब्राल्टर, अजोस जिब्राल्टर क्या कहते हैं, उसे हम रिज कहते हैं, कटक कहते हैं। ठीक ठीक, तो यहाँ पर एटलस पर्वत है, यहाँ पर जिब्राल्टर संधि कहते हैं हम उसे। तो अजोस और जिब्राल्टर रिज, तो जिब्राल्टर के द्वारा इस भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को अलग करने का कार्य किया जाता है। ठीक, तो इसके बाद हम बात करें यहाँ पर राकाल राइज। उसके बाद हमारे सामने जो स्थिति आती है उसे हम कहते हैं राकाल राइज। ठीक, राकाल राइज, तो राकाल राइज की यदि हम मानचित्र पर स्थित राकाल राइज की स्थिति हम देखें, राकाल राइज, ठीक, तो राकाल राइज की स्थिति जो विद्यमान है, तो वह मानचित्र पर यदि हम आप देख रहे होंगे, यहाँ पर यूरोप है, तो यूरोप का जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पर आप देख रहे हैं बाल्टिक सागर विद्यमान है। ठीक, यहाँ पर जो बाल्टिक सागर विद्यमान है आप देख ले मानचित्र पर, तो यहाँ पर बाल्टिक सागर जो कि विद्यमान है, तो बाल्टिक सागर के जो क्षेत्र, वही उसी क्षेत्र में यहाँ पर एक राकाल राइज की स्थिति विद्यमान है। राकाल राइज एक उच्च भूमि वाला क्षेत्र, हमने राइज के बारे में अभी चर्चा की कि राइज किसे कहते हैं। तो उसी प्रकार से जो यूरोप महाद्वीप है उसका पश्चिमी क्षेत्र है, वह उसे हम कहते हैं बाल्टिक सागर। तो बाल्टिक सागर में ही यह राकाल राइज विद्यमान है। इससे यहाँ इस क्षेत्र में राकाल राइज की स्थिति विद्यमान है, जो कि कटक के पश्चिमी भाग में, मध्य अटलांटिक महासागर कटक के पश्चिमी भाग में राकाल राइज की स्थिति विद्यमान है। और यह जो क्षेत्र है, राकाल राइज का क्षेत्र है, वह है प्रमुख रूप से यहाँ पर एक डाबर बैंक है, जो कि यहाँ पर डाबर बैंक है। तो डाबर बैंक प्रमुख रूप से जो मछली पालन के लिए विद्यमान है, मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, तो यहाँ पर जो डाबर बैंक है, तो वह भी प्रमुख रूप से वहाँ पर मछली पालन का कार्य किया जाता है, जो कि यूरोप के पश्चिम क्षेत्र में विद्यमान है। और यहीं पर यह राकाल राइज, जो कि अटलांटिक महासागर में एक शिलाकृति के रूप में यहाँ पर राकाल राइज पाई जाती है। उसके बाद हम बात करें बेरेंट्रप, आप देख रहे हैं बेरेंट्रप, हमारे सामने अगली शिलाकृति है बेरेंट्रप। ठीक, तो बेरेंट्रप यहाँ पर आप देखें, जो उत्तरी यूरोप है, यूरोप के यहाँ पर नार्वे स्वीडन देश यहाँ पर है। तो उसके यहाँ पर उसके उत्तरी भाग में देखें तो यहाँ पर बेरेंट सागर है, तो यहाँ इसे हम कहते हैं बेरेंट्रप। यह जो क्षेत्र होता है वह बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र रहता है, इसलिए यहाँ पर दुर्घटनाएं बहुत होती है, क्योंकि यह जो क्षेत्र होता है यहाँ पर जो बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र होता है, और यहीं पर एक प्रमुख रूप से यहाँ पर बंदरगाह है। ठीक,
तो यहाँ पर बेरेंट ट्रफ यहाँ पर पाया जाता है। सबसे उच्च सबसे यदि हम उत्तरी स्थलाकृति की बात करें अटलांटिक महासागर की, तो यही है बेरेंट ट्रफ। ठीक, तो इस प्रकार से हमने जो अटलांटिक महासागर है, तो अटलांटिक महासागर की संपूर्ण पश्चिमी स्थलाकृतियों को समझने का प्रयास किया। पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन सी स्थलाकृतियां हैं उसको हमने समझ लिया, उसको देख लिया कि कौन कौन सी स्थलाकृतियां पश्चिमी क्षेत्र में विद्यमान है। अब चलिए हम बात करते हैं कि अटलांटिक महासागर के पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन सी स्थलाकृतियां विद्यमान है। यदि अभी हमने पश्चिमी तट के सहारे देखा कि किस प्रकार से हरेज है, कटक है, इस कटक के सहारे ज्वालामुखी की प्रक्रिया संपन्न हो रही है, और यहाँ पर राई, ट्रफ, बेसन इत्यादि संपूर्ण स्थलाकृतियों को आगे चलकर ट्रफ, बेरेंट ट्रफ तक हमने ऊपरी स्थलाकृतियों को तक देखने को प्रयास किया, जो कि अटलांटिक महासागर का ही हिस्सा है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं तो अटलांटिक महासागर की पूर्वी क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र की स्थलाकृतियों के बारे में। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे यह एक देश है ग्रीनलैंड, या ग्रीनलैंड देश है या आइसलैंड देश है। तो इन दोनों के बीच में, ग्रीनलैंड और आइसलैंड देश के बीच में एक स्थलाकृति आती है, तो उस स्थलाकृति हम कहते हैं ग्रीनलैंड आइसलैंड राइज। ग्रीनलैंड आइसलैंड राइज, ठीक। तो ग्रीनलैंड आइसलैंड राइज जो हमारे सामने स्थलाकृति आती है, ग्रीनलैंड आइसलैंड राइज, तो जो कि ग्रीनलैंड, यह देख रहे हैं ग्रीनलैंड देश और आइसलैंड, उन दोनों के बीच में जो स्थिति है, जो स्थलाकृति होती है, उसे हम कहते हैं ग्रीनलैंड आइसलैंड राइज। उसके बाद हमारी अन्य स्थलाकृति जो कि पश्चिमी क्षेत्र में विद्यमान है, उसे हम कहते हैं लैब्राडोर बेसिन। तो हमने बताया था बेसिन एक ऐसा क्षेत्र होता है जो कि एक उच्च भूमि एरिया से घिरा होता है। तो जो लैब्राडोर है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लैब्राडोर सागर है, उत्तरी अमेरिका के जो कनाडा देश है, कनाडा के पश्चिमी भाग में लैब्राडोर सागर है। तो लैब्राडोर सागर में ही लैब्राडोर बेसिन विद्यमान है। ठीक, तो यह जो कनाडा है, कनाडा का पश्चिमी तट है, कनाडा के पश्चिमी तट में यह लैब्राडोर सागर है, यहीं पर क्या है, लैब्राडोर बेसिन विद्यमान है। और यहाँ पर हमने बात की ग्रीनलैंड और आइसलैंड राइज के बारे में। तो इस प्रकार से हमारी जो पहली स्थलाकृति, उसके बाद हमने लैब्राडोर बेसिन की हमने यहाँ पर बात की। उसके बाद हमारी अगली स्थलाकृति की हम बात करें तो है न्यू फाउंडलैंड राइज। यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यू फाउंडलैंड राइज, न्यू फाउंडलैंड राइज रिज, ठीक है, न्यू फाउंडलैंड रिज। तो न्यू फाउंडलैंड की यदि हम बात करें, न्यू फाउंडलैंड कटक, तो न्यू फाउंडलैंड एक ऐसा क्षेत्र है जो कि कनाडा के पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। तो यहाँ पर एक ऐसा क्षेत्र है जो कि मछली पालन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही विख्यात है। यहाँ पर दो बैंक पाए जाते हैं, जॉर्ज बैंक और ग्रांड बैंक। जॉर्ज बैंक और ग्रांड बैंक जो कि मछली पालन के लिए बहुत ही अनुकूल है, मछली पालन के लिए यहाँ पर अनुकूल दशाएं हैं। वह अनुकूल क्यों है? उसका अनुकूल मछली पालन के लिए सबसे प्रसिद्ध, विश्व में प्रसिद्ध क्षेत्र है, वह है न्यू फाउंडलैंड का एरिया। और न्यू फाउंडलैंड एरिया में हमारे यहाँ इस क्षेत्र में न्यू फाउंडलैंड यहाँ पर विद्यमान है, जो कनाडा के पश्चिमी क्षेत्र में विद्यमान है न्यू फाउंडलैंड। तो न्यू फाउंडलैंड का जो एरिया है, वहाँ पर न्यू फाउंडलैंड रिज कटक पाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर भी ज्वालामुखी की प्रक्रिया हो रही होगी, तभी यहाँ पर कटक का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड जो कटक है, जो रिज है, तो वह क्षेत्र मछली पालन के लिए इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इस क्षेत्र से क्या आती हैं, जो जलधाराएं आती हैं। जलधाराएं दो प्रकार की होती हैं, गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं। तो उसको हम अलग तरीके से, अलग करंट जैसे हम कहते हैं, उसको अलग वीडियो पढ़ेंगे। परंतु यहाँ से इस भूमध्य सागरीय क्षेत्र से गर्म जलधारा इस क्षेत्र में आती है, और उत्तरी क्षेत्र से क्या आती है, आर्कटिक क्षेत्र से ठंडी जलधाराएं आती हैं। तो ठंडी और गर्म जलधाराएं जब मिलती हैं तो वह क्षेत्र क्या होता है, मछली पालन के लिए अनुकूल होता है, फिशरी पालन के लिए अनुकूल होता है। इसलिए न्यू फाउंडलैंड का क्षेत्र, जहाँ दोनों धाराएं में गर्म जल और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, तो वह क्षेत्र मछली पालन के लिए अनुकूल माना जाता है। इसलिए यह क्षेत्र मछली पालन के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयुक्त है, बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। ठीक, उसके बाद हमारी अगली स्थलाकृति आती है, उसे हम कहते हैं नॉर्थ अमेरिकी बेसन, जिसकी गहराई की बात करें, नॉर्थ अमेरिकी बेसन की गहराई यदि हम बात करें तो वह 6,995 मीटर इस नॉर्थ अमेरिकी बेसन की गहराई है। तो नॉर्थ अमेरिकी बेसन वहीं पर विद्यमान है, यानी यह उत्तरी अमेरिका देश है। उत्तरी अमेरिकी देश के यदि हम पश्चिमी भाग में बात करें तो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिकी बेसन विद्यमान है। ठीक, यह इस क्षेत्र में नॉर्थ अमेरिकी बेसन विद्यमान, नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र, नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में। ठीक, और अटलांटिक महासागर के पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिकी बेसन विद्यमान है। उसके बाद हमारी स्थलाकृति आती है, दो स्थलाकृतियां, ब्लैक रिज और ब्लैक पर्वत, ब्लैक प्लेट्यू। यह दोनों ब्लैक कटक या फिर ब्लैक पर्वत। तो ब्लैक जो ब्लैक पर्वत है, उसकी स्थिति की बात करें तो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पर ब्लैक पर्वत विद्यमान है, और यहीं पर ब्लैक कटक विद्यमान है, ब्लैक पर्वत और ब्लैक कटक। ठीक, ब्लैक रिज, ब्लैक पर्वत, ब्लैक कटक, दोनों स्थिति यहीं पर अटलांटिक महासागर के पश्चिमी क्षेत्र में विद्यमान है। ठीक, उसके बाद हमारे सामने जो अगली स्थलाकृति आती है, उसे हम कहते हैं प्यूर्टो रिको ट्रेंच। दो ट्रेंचों की स्थिति हमारे सामने आती है, और हम सबसे पहली बार यहाँ पर ट्रेंच की स्थिति देख रहे हैं। तो आपने सबसे पहले हम बताएंगे आपको ट्रेंच क्या है, और यहाँ पर दो ट्रेंच विद्यमान है, प्यूर्टो रिको ट्रेंच और कैमाइन ट्रेंच। प्यूर्टो रिको ट्रेंच और कैमाइन ट्रेंच।
जो प्यूटोरिको ट्रेंच है उसकी गहराई है 8,648 मीटर और केमाइन ट्रेंच वहीं पर विद्यमान है उसी के निकट। तो प्यूटोरिको ट्रेंच और केमाइन ट्रेंच, ट्रेंच एक ऐसा क्षेत्र होता है, जैसा कि यदि हम सामान्यतः बात करें तो अटलांटिक महासागर में ट्रेंच देखने को नहीं मिलती है, बहुत ही कम ट्रेंच है। दो प्रमुख रूप से प्रमुख ट्रेंच है हम यहाँ पर देख लेंगे, प्यूटोरिको ट्रेंच और केमाइन ट्रेंच। तो ट्रेंच होना में से मेरियाना ट्रेंच विश्व की सबसे गहरी ट्रेंच है, जिसकी गहराई करीब 11 किलोमीटर के आसपास है समुद्र के आंतरिक भागों में। ठीक, तो जो प्यूटेरिको ट्रेंच है, तो प्यूटेरिको ट्रेंच की स्थिति यहाँ विद्यमान है, जो कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य भाग में, यहाँ पर कैरिबियन सागर है। कैरिबियन सागर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी है। वेस्ट इंडीज के देश हैं, जो टापू वाले देश हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ प्यूटेरिको ट्रेंच है, यहाँ पर केमाइन ट्रेंच है, यहाँ पर दोनों ट्रेंच विद्यमान हैं। और ट्रेंच उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर दो प्लेट किनारे क्या होते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे के निकट आती हैं, जब डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जर का निर्माण होता है, तो वहां पर उसके निकट क्या बनती है, ट्रेंच बनती है, खाई बनती है। उसको हमने प्रशांत महासागर में बहुत सी प्रशांत महासागर ट्रेंचों के लिए विख्यात है, विश्व प्रसिद्ध है। तो उसमें हमने देखा था। परंतु यहाँ पर जो प्यूटोरिको ट्रेंच है और केमाइन ट्रेंच है, दो ट्रेंच ही इस क्षेत्र में विद्यमान है। तो इन जो दोनों ट्रेंच, प्यूटोरिको और केमाइन ट्रेंच, इन दोनों ट्रेंच की स्थिति अटलांटिक महासागर में के पश्चिमी क्षेत्र में विद्यमान है। तो ट्रेंच एक ऐसा क्षेत्र होता है जो बहुत ही गहरा क्षेत्र होता है, बहुत ही सागर का सबसे गहरा क्षेत्र ट्रेंच कहते हैं, जैसे खाई कहते हैं, कैनियन कहते हैं, तो वह पाया जाता है। और ट्रेंच का निर्माण तभी होता है जब दो प्लेटें एक दूसरे से निकट आ रही होती हैं। परंतु यहाँ पर तो ऐसी स्थिति विद्यमान नहीं है। फिर कहाँ से, मतलब यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति विद्यमान नहीं है जहाँ पर दो प्लेटें एक दूसरे से निकट आ रही हों, क्योंकि उत्तरी अमेरिकी प्लेट है वह इस तरफ गति कर रही है और जो यूरोपीय प्लेट है वह इस तरफ गति कर रही है, तो दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है ना। परंतु यहाँ पर एक छोटी सी प्लेट है जिसे हम कैरिबियाई प्लेट के नाम से जानते हैं। तो कैरिबियाई प्लेट है या उत्तरी अमेरिकी प्लेट से क्या कर रही है, निकट जा रही है, इसलिए यहाँ पर डिस्ट्रक्शन पैदा हो रहा है। यहाँ पर एक विनाशात्मक प्लेट किनारा बन रहा है। यहाँ पर छोटी प्लेट पाई जाती है, कैरिबियन प्लेट जिसे हम कहते हैं। तो इससे यहाँ पर दो ट्रेंच, प्यूटेरियन ट्रेंच और दूसरी केमाइन ट्रेंच पाई जाती है। उसके बाद हम अगली स्थलाकृति की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमारे सामने आती है ब्राजील बेसिन, जिसकी गहराई, ब्राजील बेसिन की गहराई 6,115 मीटर के आसपास, इसकी गहराई ब्राजील बेसिन की गहराई विद्यमान है। तो ब्राजील बेसिन, चूंकि ब्राजील एक जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है उसका जो पूर्वी क्षेत्र है, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर एक देश है ब्राजील। तो ब्राजील देश से सटा हुआ एक यहाँ पर ब्राजील बेसिन विद्यमान है। ठीक, ब्राजील बेसिन जिसकी गहराई 6,115 मीटर के आसपास है, ब्राजील बेसिन। ठीक, उसके बाद हमारे सामने अगली स्थलाकृति आती है, उसे हम कहते हैं ब्रोमली पठार। ब्रोमली पठार, ब्रोमली पठार। तो ब्रोमली पठार भी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी भाग में विद्यमान है। यहाँ पर अर्जेंटीना वगैरह देश हैं, तो यहाँ पर ब्रोमली पठार की स्थिति विद्यमान है। और ब्रोमली पठार के बारे में मतलब बहुत सी प्रतियोगिता परीक्षाओं में ब्रोमली पठार के बारे में प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि ब्रोमली पठार की स्थिति कहाँ विद्यमान है। तो यह जो ब्रोमली पठार है, यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी पूर्वी क्षेत्र में यह इसकी स्थिति विद्यमान है। अटलांटिक महासागर के पश्चिमी क्षेत्र में इसकी स्थिति यहाँ कहीं ब्रोमली पठार की स्थिति विद्यमान है, जो कि समुद्र के जो अटलांटिक महासागर के अंदर में, आंतरिक क्षेत्रों में, महासागर के क्षेत्रों में यह प्रमुख स्थलाकृति के रूप में ब्रोमली पठार विद्यमान है। ठीक, उसके बाद हमारी अगली स्थलाकृति आती है जिसे हम कहते हैं अर्जेंटीना बेसिन, कहते हैं अर्जेंटीना बेसिन। अर्जेंटीना बेसिन, इसकी गहराई 6,212 मीटर है। तो अर्जेंटीना जो बेसिन है, तो अर्जेंटीना जो बेसिन है वह भी इसी तट के सहारे, अर्जेंटीना यहाँ पर देश है, तो अर्जेंटीना देश के पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ पर अर्जेंटीना बेसिन विद्यमान है। ठीक, उसके बाद हमारे सामने अगली स्थलाकृति आती है, उसे हम कहते हैं स्कोटिया रिज और स्कोटिया बेसिन। स्कोटिया रिज और स्कोटिया बेसिन, वो जो दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका का जो दक्षिणी भाग है उसे हम वहाँ पर स्कोटिया रिज विद्यमान है और स्कोटिया बेसिन यहाँ पर इसी क्षेत्र में स्कोटिया रिज और स्कोटिया बेसिन दोनों विद्यमान है। ठीक, स्कोटिया का तट भी है, स्कोटिया बेसिन भी है। और यदि हम प्रशांत महासागर के लिए हम और अटलांटिक महासागर को अलग करने का कार्य करें, तो इस रेखा के सहारे प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर एक दूसरे से अलग होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं। ठीक, तो इसके साथ हमने देखा कि अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, अटलांटिक महासागर का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, और इसके साथ हमने यह भी देखने का प्रयास किया इस वीडियो के माध्यम से कि अटलांटिक महासागर का क्या हो रहा है, संकुचन हो रहा है, उसका जो विस्तार है, उसका जो एरिया है, जो अटलांटिक महासागर है उसका विस्तार हो रहा है, उसका एक्सपेंड हो रहा है। यानी अटलांटिक महासागर क्यों एक्सपेंड हो रहा है, क्योंकि वहां पर जो कटक है, जो रिज है, मध्य महासागरीय अटलांटिक मध्य महासागरीय कटक, जो कि एस आकृति के रूप में विद्यमान है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी कटक के रूप में जानी जाती है। ठीक, तो इस कटक के सहारे जो अटलांटिक महासागर है उसका विस्तार हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, उसका एक्सपेंशन
हो रहा है इस कटक के सहारे, क्योंकि उत्तरी अमेरिकी और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है, दोनों प्लेटें इस पश्चिम दिशा की ओर गति कर रही हैं, इस दिशा की ओर गति कर रही हैं, और जो अफ्रीका और यूरोपीय प्लेट है वो इस दिशा की पूर्वी दिशा की ओर गति कर रही हैं। तो इससे क्या हो रहा है, यह क्षेत्र क्या हो रहा है, खुल रहा है। यहाँ पर रचनात्मक प्लेट किनारे के सहारे ज्वालामुखी की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। इसलिए हम जो कि हमारे जो हैरी हेस के, जो हमने एक थ्योरी पढ़ी थी कि हैरी हेस के द्वारा जो सागर नितल प्रसरण सिद्धांत के बारे में हमारा वीडियो अलग से आ चुका है, तो उसमें हमने आपको बताया था कि महासागर का विस्तार, हैरी हेस ने हमें बताया था कि जो सागर सतह है, सागर का नितल है, वह क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। तो इसके माध्यम से जो अटलांटिक महासागर है, तो अटलांटिक महासागर को जो भी एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, विस्तार हो रहा है, उसका एरिया बढ़ रहा है, उसके माध्यम से हैरी हेस ने अपनी इस थ्योरी को समझाने का प्रयास किया कि ना सिर्फ महाद्वीप एक दूसरे से गति कर रहे हैं, बल्कि महासागर भी गति कर रहे हैं। अब हमारे सामने इससे पहले यही धारणा विद्यमान थी कि जो वेगनर महोदय ने बताया था कि वेगनर ने कहा था कि महाद्वीप गति कर रहे हैं, बल्कि इसके माध्यम से हम इस हैरी हेस के सिद्धांत, हमें जो अटलांटिक महासागर में जो कटक है उसका क्या हो रहा है, उसके सहारे इसका विस्तार हो रहा है। उसके माध्यम से हमने यह भी समझने का प्रयास किया था कि ना सिर्फ महाद्वीप गति कर रहे हैं बल्कि महासागर भी गति कर रहे हैं। ठीक, तो इससे हमारे सामने यह मिथक टूट गया था कि केवल महाद्वीप गति कर रहे हैं, बल्कि दोनों महाद्वीप और महासागर दोनों गति कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा यह जो वीडियो था उसमें हमने संपूर्ण रूप से यह समझाने का प्रयास किया कि अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी शिलाकृतियां पाई जाती हैं। तो आपसे यह प्रश्न स्पष्ट रूप से, सीधे यह प्रश्न डायरेक्ट रूप से पूछा जा सकता है कि जो अटलांटिक महासागर